हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर चैनल वेदांत एजुकेशन। ये हमारा थर्ड लेक्चर है और लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था कूलॉम का नियम, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, अध्यारोपण का सिद्धांत, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश से, आवेशों के निकाय से तथा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया था। हम आज स्टार्ट करेंगे, पहले सतत आवेश वितरण की बात करेंगे और फिर हम विद्युत विध्रुव की बात करेंगे इस लेक्चर में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कूलॉम के नियम में, अर्थात दो आवेशों के मध्य लगने वाले बलों के बारे में, तो कूलॉम का नियम लेक्चर 2 पर जाएं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको वहीं से बेसिक सारी चीजें समझ में आएंगी, कंप्लीट डेप्थ में डिस्कस किया गया है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सतत आवेश वितरण फर्स्ट टॉपिक है आज हमारा, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण से मतलब क्या है? यहाँ जब आवेश एक समान रूप से कहीं पर वितरित होता है तो उसे कहते हैं सतत आवेश वितरण। जब आवेश एक समान रूप से वितरित हो, कैसे वितरित हो? एक समान रूप से, तब उसे कहा जाता है सतत आवेश वितरण। आवेश तीन प्रकार से एक समान रूप से वितरित हो सकता है। लंबाई के अनुसार से वितरित हो सकता है, या किसी पृष्ठ पर वितरित हो सकता है। तो लंबाई के अनुसार से वितरित होता है तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण, और यदि किसी पृष्ठ पर वितरित है तो पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं उसको, या क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। और यदि किसी आयतन में भरा हुआ है तो उसे कहते हैं आयतन आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण से मतलब क्या है? यहाँ पे जब आवेश एक समान रूप से वितरित हो उसे कहा जाता है एक समान आवेश वितरण अथवा सतत आवेश वितरण। यह सतत आवेश वितरण मतलब जब आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो इसे कहते हैं सतत आवेश वितरण। यह निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है। रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा होता है आयतनीय आवेश वितरण। इनके अर्थ क्या है? जब लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से आवेश वितरित हो तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। जब आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, जब आवेश आयतन में एक समान रूप से भरा हो तो उसे कहा जाता है आयतनीय आवेश वितरण। तीन प्रकार का हो गया। लंबाई का उद्देश्य तो रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश पृष्ठ पर है, यदि आयतन में एक समान रूप से भरा हुआ है तो उसे कहते हैं आयतनीय आवेश वितरण। यहां हम तीन टर्म्स की बात करेंगे और वो है रेखीय आवेश घनत्व। ऐसे इसमें यहां पृष्ठीय आवेश घनत्व, यहां आयतन में है तो आयतन आवेश घनत्व,
इसे यहाँ आयतन आवेश घनत्व को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखा जाता है और रेखीय आवेश घनत्व को यहाँ लैम्डा से लिखा जाता है। घनत्व जानते हैं आप, घनत्व की परिभाषा क्या कहते हो? द्रव्यमान बटे आयतन क्या कहलाता है? घनत्व। तो बेसिकली यहां अगर बात करें तो ये कहलाता है लैम्डा बराबर Q बाई L, मतलब ये Q आवेश L लंबाई के किसी चालक तार पर यदि एक समान रूप से वितरित है तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है? प्रत्येकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। यदि यहाँ L बराबर 1 मीटर हो तो लैम्डा क्या हो जाएगा? Q के बराबर। मतलब रेखीय आवेश घनत्व का मान आ गया किसके बराबर? Q के बराबर। लेकिन कब? जब लंबाई क्या हो? 1 मीटर। इसका मात्रक यहां से कूलम पर मीटर, मतलब इसका मात्रक क्या है? कूलम प्रति मीटर। ठीक इसी प्रकार से पृष्ठीय आवेश घनत्व, जब आवेश किसी पृष्ठ पर, मान लो कोई सीट है, परत है, इस पर आवेश एक समान रूप से Q आवेश वितरित है, इसका मान लो एरिया S है और इसमें Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो यहाँ सिग्मा बराबर Q बटे S। ठीक है। अथवा हम ये भी कह सकते हैं इसको कि मान लो कि कहीं पे dq आवेश होता है ds में, छोटे से सरफेस पे, तो वहां हम dq बाई ds भी लिख सकते हैं। तो ये इसका मात्रक बात करें तो मात्रक हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है क्या? प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। यदि यहाँ S बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q के। मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा किसके बराबर आ गया? Q के बराबर। तो ये है पृष्ठीय आवेश घनत्व किसके बराबर है? आवेश के बराबर है। लेकिन कब? एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। ठीक है। ऐसे यहां से रो, मान लो किसी आयतन में इस आयतन में Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, इसका आयतन कुल आयतन V हो, आवेश Q भरा हो, तो यहां से रो बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई V। यदि V बराबर क्या हो जाए? 1 मीटर Q हो जाए तो रो बराबर क्या आ जाएगा? Q के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? आयतन आवेश घनत्व। मात्रा कितना यहां से? कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये 3 प्रकार का होता है सतत आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतनीय आवेश वितरण। जब लंबाई के अनुसार वितरित हो तो आप उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हो, जब पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं उसको, और यदि कहीं आयतन पर एक समान रूप से वितरित है तो उसे कहा जाता है आयतन आवेश वितरण। इनसे 3 टर्म्स को हम यूज करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व मतलब प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, आयतन आवेश घनत्व मतलब प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व। किस प्रकार से हम इसको उपयोग में कर लेते हैं ये देखें। अब यहाँ पे हम सपोज करो हमें ये रेखीय आवेश वितरण है, ये दिया हुआ है और इससे हमें कहा जाता है कि इससे r दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर बल का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर मान लो इसकी लंबाई L है और इस पर आवेश कुल वितरित है Q आवेश वितरित है और इसकी लंबाई क्या है? L। तो यहां हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं? कल्पांश की कल्पना करेंगे। इसकी लंबाई मान लो dl है और इस पर उपस्थित आवेश, यहां आवेश मान लिया इस अल्पांश में, उसका मान क्या है? dq।
तो कूलाम का नियम क्या कहता है, हमसे बल निकालने के लिए F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो F बराबर यहां से K तो यूं का त्यों, क्योंकि ये इस अल्पांश आवेश द्वारा बल है, तो हम इसको F न लिख करके लिखेंगे DF। DF बराबर K, अल्पांश आवेश क्या है DQ, परीक्षण आवेश दूसरा क्या है Q0, दूरी कितनी है R, तो R स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं यहां रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर लिख सकते हैं dq बाई dl। ये भी क्या है dl नीचे आ गया, प्रत्येक लंबाई पर अवस्थित आवेश हो गया, तो ये भी रेखीय आवेश घनत्व हो गया। तो यहां से dq बराबर क्या लिख सकते हो आप, लैम्डा dl। dq का मान यहां रख देंगे तो df क्या निकल के आएगा आपके पास, k लैम्डा dl Q0 बाई R स्क्वायर। क्लियर, ये तो इस अल्पांश से है। पूरे चालक तार द्वारा Q0 पर आवेशित परिणामी बल, कुल बल क्या करेंगे हम, इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर ऊपर वाले समीकरण का, तो F बराबर हो जाएगा, इसका समाकलन कर लो, K लैम्डा Q0 dl बटे R स्क्वायर। जो नियतांक है उनको बाहर ले लो। तो नियतांक कौन कौन है, K एक नियतांक है, लैम्डा भी नियतांक हो गया, आवेश भी नियत है, दूरी भी नियत है, अंदर क्या रह गया dl। तो ये बल निकल के आ गया हमारे पास F बराबर ये इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये तो रेखीय आवेश घनत्व का उपयोग समझ में आया आपको कि रेखीय आवेश घनत्व को किस प्रकार से हम काम में ले सकते हैं। सपोज करो यहाँ उसने Q0 आवेश नहीं दिया होता और आपसे यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती, तो बस अंतर क्या आता, ये Q0 हट जाता यहाँ से और E निकल आता, और वो सूत्र क्या बनता, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, E बराबर F बटा Q0। तो E निकालना है हमें, तो E बराबर हो जाता है यहाँ पे K लैम्डा ये Q0 बटे R स्क्वायर, अपन में क्या रहा था यहाँ Q0, तो हटा देता मैं Q0 से, Q0 क्या होगा कट जाएगा, क्या बच गया आपके पास df। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ये तो बल, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलम। तो ये तो मैंने बताया आपको रेखीय आवेश घनत्व का उपयोग। इसी प्रकार से हम इन दोनों को भी उपयोग में ले सकते हैं। देखिए कैसे, मान लो पृष्ठीय आवेश वितरण है कहीं, Q आवेश वितरण है, इसका सरफेस एरिया A है, इससे यहां इसके मध्य बिंदु से यहां से R दूरी पर स्थित किसी Q0 आवेश पर हमें बल की गणना करनी है। तो ठीक वैसे ही फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ एक अल्पांश की गणना कर लेंगे। मान लो उसका क्षेत्रफल dA है और इसमें उपस्थित जो आवेश है उसका मान लिया dq है। क्लियर, तुम्हें पता है कि बल की गणना करनी है तो वही कूलाम के नियम के अनुसार, तो मैं यहां से लगा रहा हूं डायरेक्टली K dq Q0 बटे R स्क्वायर। अब मुझे dq चाहिए, तो आपको पता है यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से लिखा जाता है, वो क्या हो सकता है dq बाई dA। तो dq क्या लिखा जा सकता है, dq को लिख सकते हो आप सिग्मा इंटू डी। इसमें रखने ऊपर वाले समीकरण तो F बराबर निकल के आ गया K सिग्मा dA Q0 बटे R स्क्वायर। लेकिन ये एक्चुअल में ये जो बल था ये अल्पांश आवेश के कारण था, तो ये क्या है dF। तो ये भी क्या है हमारे पास dF। कुल बल क्या होगा, समाकलन कर देंगे उसी तरीके से, तो यहां से निकल के आ जाएगा F बराबर K Q0 सिग्मा बटे R स्क्वायर, समाकलन में क्या आ गया हमारे पास dA। इसी प्रकार से आयतन आवेश घनत्व का उपयोग कर सकते हैं हम। अगर कहीं आवेश इसी प्रकार से हमें दिया हुआ है, ये मान लो आयतन आवेश वितरण है, यहाँ आवेश एक समान रूप से आयतन के अंदर वितरित है, हमको पूछा गया यहां से कि R दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है, तो उसके लिए भी हम वही परीक्षण
यहाँ पे गणना कर लेंगे, कोई ये dv आयतन है, इसके अंदर आवेश है dq, कूलाम का नियम लगाएंगे तो df का मान क्या आ जाएगा, k dq q0 बाई r स्क्वायर। यहाँ भी आयतन आवेश घनत्व, तो आयतन आवेश घनत्व रो से लिखा जाता है, रो बराबर हो गया dq बाई dv, dq यहां से क्या हो जाएगा, रो dv, समझ में आया, सॉरी dq बराबर क्या हो जाएगा, रो dv, यहां रख देंगे इसका मान, तो df बराबर आ गया k dq को रखेंगे रो, ये dv q0 बटे r स्क्वायर, कुल बल की गणना वैसे समाकलन कर देंगे, k रो q0 बाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन dv। तो इस प्रकार से हम एक समान आवेश वितरण को उपयोग में लेते हैं, और जब कहीं पर अगर बिंदु आवेश से वैद्युत क्षेत्र तीव्रता नहीं पूछी है और हमसे पूछा गया है कि एक समान रेखीय आवेश वितरण है, पृष्ठीय आवेश वितरण है अथवा आयतन आवेश वितरण है, इससे कहीं पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी हो तो हम इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, अथवा बल इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ये क्या है वैद्युत द्विध्रुव? यह दो परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत, परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेशों का ऐसा युग्म है जो एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होता है। दो परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत आवेशों का ऐसा युग्म जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। इस प्रकार से यहां मान लो एक ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, प्रकृति विपरीत होगी। देखो परिमाण क्या है, यहां भी क्यू है, यहां भी क्यू है, लेकिन ये प्लस है और ये कैसा है, माइनस। ये बहुत अल्प दूरी है, मैंने लिखा तो 2a है लेकिन दूरी बहुत अल्प है, ये 2 बहुत सूक्ष्म दूरी है। तब जब दो परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो आवेशों का ऐसा युग्म क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। कैसे आवेश होने चाहिए, परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत, प्रकृति में विपरीत आवेशों का युग्म जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता है क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। नेक्स्ट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या होता है, इसको P से तो लिखा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वैद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को, किसी एक आवेश का परिमाण, केवल किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब एक आवेश का परिमाण क्या है यहाँ पे दोनों आवेशों का, Q, तो Q, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या है यहाँ 2a, तो Q इंटू 2a क्या है यहाँ पे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q इंटू 2a ये कहलाता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक लिखे यहां से, तो Q आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, ये दूरी है 2a तो दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर, इसका क्या हो गया, मात्रक, कूलाम मीटर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम दो टर्म सीखी आपने, एक तो वैद्युत द्विध्रुव सीखा और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हाँ एक चीज और, ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यह सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि। ये सदिश राशि है कौन, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर।
समझ में आया? जो छोटे छोटे टर्म्स, वैद्युत ध्रुव बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। वैद्युत ध्रुव दो परमाणु में समान प्रकृति में विपरीत आवेशों का ऐसा निकाय, ऐसा ही वो जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता है, वैद्युत ध्रुव कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत ध्रुव में स्थित किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से किधर होती है? धन आवेश की ओर। समझ में आया सबको? अब हम इस वैद्युत ध्रुव से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। वैद्युत ध्रुव से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत ध्रुव से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां निम्नलिखित दो स्थितियां संभव हैं। एक स्थिति है अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, और दूसरी है निरक्षीय स्थिति। उसको बाद में बात करेंगे। एक अक्षीय स्थिति होती है और दूसरी सेकंड होती है हमारी निरक्षीय। निरक्षीय स्थिति में मतलब क्या है? वैद्युत ध्रुव से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बार अक्षीय स्थिति में आपको निकालेंगे यहां, और एक बार निरक्षीय स्थिति में निकालनी है। अक्षीय स्थिति क्या होती है? अक्षीय स्थिति होती है ये मान लो कोई वैद्युत ध्रुव स्थित है यहां, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू आवेश, इनकी मध्य की दूरी वही 2a। अक्षीय स्थिति होती है इसके अक्षीय रेखा में, ये अक्ष है इसका ध्रुव का, अक्षीय रेखा में कहीं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये अच्छी स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो ये इसका मध्य बिंदु मान लें, यहां पे ये मध्य बिंदु है O। इस मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ये वैद्युत ध्रुव अच्छी स्थिति की बात कर रहे हैं, यहां ध्यान दें। वैद्युत ध्रुव से अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लिया कोई ये वैद्युत ध्रुव AB जिसमें दो आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू एक दूसरे से 2a दूरी पर पृथक पृथक है। इनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस प्लस क्यू आवेश से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी जरा देखो, ये 2a है पूरी दूरी, तो आधी दूरी कितनी होगी इसकी? यहां से यहां तक की a। अब मुझे यहां से दूरी ज्ञात करनी है, पूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? r, कम कितनी हो गई? a। तो ये दूरी कितनी बच गई? r माइनस a। समझ में आया क्या आपको? तो भाई यहां तक की दूरी कितनी है? r, और ये दूरी कितनी है? a। तो a कम कर दो ना इसमें से, पूरी में से r में से, तो r माइनस a। और इस माइनस क्यू आवेश से उस बिंदु P तक की दूरी की बात करो तो ये तो दूरी कुल यहां तक है यार, इसमें कितना और जुड़ रहा है? a। तो ये दूरी कितनी हो गई? r प्लस a। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बताया आपको? अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए माना कोई वैद्युत ध्रुव AB, माना वैद्युत द्विध्रुव AB निर्वात में स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि बिंदु आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता है, सूत्र में हम जानते हैं बिंदु आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर होता है KQ बाई R स्क्वायर, ये होती है। तो यहां प्लस Q आवेश से P बिंदु पर माना वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता E1 है, तो यहाँ पे E1 क्या होगा, E1 बराबर K, आवेश का मान क्या है Q, दूरी कितनी है, दूरी देखो यहां से R माइनस ए, तो ये R माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसकी दिशा की बात करो तो किधर है दिशा, इसकी दिशा है इसकी यहां बिंदु P पर माना है आपने, तो ये प्लस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश रिपेयर मतलब इस तरफ, E1 दिशा इधर होगी, तो हम इसको यहां से ले रहे हैं दिशा B से P की ओर, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, यहां E1 बराबर के क्यू बटे R माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस आई कैप लिख सकते हैं। आई कैप क्या बता रहा है, धन एक्स अक्ष की ओर बता रहा है, वहां पे दिशा कैसे है, धन एक्स अक्ष की ओर है, बी से पी कहां जा रहा है, धन एक्स अक्ष की ओर। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश से माना वैद्युत क्षेत्र बिंदु पी पर E2 है, तो E2 माइनस क्यू आवेश के कारण यहां पर दिशा क्या होगी, ऋण आवेश क्या करता है अपनी ओर आकर्षित एक, तो ये होगी E2, तो इसके लिए माइनस आई क्या लगा देंगे क्योंकि ऋण एक्स अक्ष की ओर है, वो धन एक्स अक्ष की ओर है, तो यहाँ पे मान क्या हो गया के क्यू बटे दूरी, दूरी कितनी है R प्लस ए, तो R प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये माइनस आई क्या पाएगा, तो माइनस मैंने यहां लगा दिया E2। तो अब यहां पे द्विध्रुव से बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E, तो E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2 सदिश रूप में लिखा है, मान रखो दोनों के, E बराबर E1 कितना है, ये रहा के क्यू बटे R माइनस ए का होल स्क्वायर आई कैप, E2 कितना है माइनस का ये के क्यू R प्लस ए का होल स्क्वायर आई कैप और ये पूरा कॉमन ले सकते हैं हम यहां से, तो के क्यू आई कैप कॉमन लिया, एक बट्टे ये रह गया R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस एक बट्टे R प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका लघुत्तम ले लो नीचे से, तो लघुत्तम लेने के बाद तो E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा यहां से के क्यू आई कैप उस साइड लिख देंगे, नीचे आ गया तो एलसीएम बता दे पहले आपको, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया ना, ये आर माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है प्रोडक्ट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको। अब ये टर्म यहां आ जाएगा, ये टर्म यहां, मैं खोल के लिख रहा हूं इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से यहां, तो ये क्या होगा यहां आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, क्लियर। ये क्या होगा यहाँ पे, माइनस साइन जा रहा है साथ में, देखना मैं माइनस के साथ लिख रहा हूं, तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस 2ar हो जाएगा ये, और यहां इसके साथ आपका आई कैप था वो रह गया है आई कैप, तो E बराबर देखो ये कट गया ये कट गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2r कितना हो जाएगा 4ar, के क्यू 4ar आई कैप बट्टे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हो आप, के को अलग 2aq एक तरफ लिख लिया, और ये 2r आई कैप देखो 2 दूनी 4 हो गया, ये वही आ गया टर्म बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2aq क्या है आप जानते हो, P वैद्युत ध्रुव आवेश 2aq होता है, बताया था, तो E बराबर आ गया यहां से kp और ये 2, तो 2kp r बट्टे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आई के। यदि r बहुत बड़ा है ए से, तो ये व्यंजक क्या हो जाएगा, E अक्षीय स्थिति में आ गया आपके पास, देखो r बहुत बड़ा है 2kpr बट्टे r की घात कितना हो जाएगा, ये 4, एक घात कटेगी कितने जाएंगे 3, तो E अक्षीय आ गया 2kp बटे r की घात 3 आई के। ये आ गया हमारे पास व्यंजक अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किससे, वैद्युत ध्रुव से। देखें दोबारा से, ये वैद्युत ध्रुव था, तो इसमें दो आवेश ही तो, दो बिंदु आवेश एक तरीके से, एक बिंदु आवेश ये है और एक बिंदु आवेश ये है, हमें दूरी पता लग गई, एक से दूरी r माइनस है इस बिंदु की और एक से दूरी है r प्लस 1,
तो इस बिंदु आवेश से कूलम वो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था वो लगा दिया, E1 निकाल लिया, E2 निकाल दिया, वेक्टर सम कर दिया, सदिश राशि इसलिए जोड़ा, तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। यहां से E अक्षीय आ गया हमारे पास 2kp बटा r3। तो ये व्यंजक आया हमारे पास वैद्युत क्षेत्र वैद्युत ध्रुव द्वारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो सेकेंड केस की बात करते हैं, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति कहां होती है? ऐसे ये हमारा वैद्युत ध्रुव है, ये वैद्युत ध्रुव AB, जिसमें दो आवेश, एक -q और एक +q, इन दोनों के मध्य की दूरी वही 2a। इसके मध्य बिंदु ये जो था O, इसके मध्य बिंदु से लंबवत रेखा ये वाली, ये निरक्षीय स्थिति कहलाती है। इस पर स्थित किसी बिंदु पर P पर अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम यहाँ ज्ञात करें तो इनको मिलाएंगे यहां से सीधा, इन आवेशों के कारण हो गई है। ये बिंदु है कोई यहाँ पे हमारा P, ठीक है। अब इनकी दूरी, मान लो ये दूरी हमारी R, क्योंकि दूरी समान होंगी, क्योंकि ये दूरी कितनी कितनी हो जाएगी, मध्य बिंदु है, तो ये दूरी यहां से A, ये भी दूरी A, तो इनके मध्य बिंदु की यहां से यहां तक की दूरी समान होगी, तो ये दूरी भी क्या है R। ये +q आवेश है, तो इससे यहां वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा क्या होगी, इस तरफ। मान लो यहाँ पे ये, मान लो ये E1 हो, ये ऋण आवेश है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी ओर इस प्रकार से, ये मान लो हमने E2 है, ये कोण थीटा, मान लो ये कोण भी थीटा। तो देखें ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा होगा, क्लियर। और ये कोण जब थीटा है तो ये कोण भी थीटा होना चाहिए, सही है। अब हम घटकों को तोड़ना मैंने आपको 11th में सिखाया था, जिधर कोण दिया होता है उधर कॉस में, तो इसका इधर घटक क्या आ जाएगा, E1 का, E1 का इधर आ जाएगा cos थीटा, E1 cos थीटा। ऐसे E2 है, इसके साथ थीटा ये है, तो इसका भी इधर एक घटक आ जाएगा E2 cos थीटा, और ये वाला घटक इसका एक इस तरफ होगा, वो क्या होगा, साइन में E1 sin थीटा, और इसका इधर होगा नीचे की ओर, क्योंकि डायरेक्शन नीचे इधर है इसकी, तो ये हो गया E2 sin थीटा। सॉरी ये दूरी ये नहीं है इसकी, बेसिकली ये मध्य बिंदु से दूरी हमारी R है, यहां तक की बिंदु P तक की। तो देखो सिचुएशन द्वारा समझो, निर्वात में कोई वैद्युत ध्रुव AB स्थित है, जिसमें दो आवेश है, +q और एक -q, जिनके मध्य की दूरी क्या है, 2a। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैसे ही बिंदु आवेश है यहाँ, तो यहां निकालो, इस बिंदु आवेश से निकालो, सदिश योग कर दो जी सीधा सीधा। तो इससे निकालते हैं, +q आवेश से P पर माना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1। तो E1 क्या होगा, E1 बराबर होगा KQ बट्टे दूरी ये है ना यहाँ पे BP²। तो यहां अगर देखा जाए BP और AP दोनों बराबर होंगे, तो ज्यामिति से, चित्र की ज्यामिति से AB बराबर BP बराबर क्या होगा, √R² + A²। तो E1 में मान रखो वहां, तो E1 क्या हो जाएगा, KQ बटे BP का वर्ग है, तो यहाँ √ बढ़ जाएगा, R² + A²। अब इसकी दिशा किधर है, E1 की ये है B से P की ओर, दिशा किधर है इसकी, दिशा है B से P की ओर। तो ये समीकरण 1 हो गया हमारा E1
प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र के साथ जिसकी दिशा है बी से पी की ओर, ये दिखाई दे रही है आपको, बी से पी की ओर। अब इस माइनस क्यू आवेश से इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश से माना ये विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है E2, तो E2 बराबर के क्यू बटे AP स्क्वायर, इसकी दिशा किधर होगी, दिशा होगी इसकी कहां है, P से A की ओर, P से A की ओर, ठीक है। तो E2 बराबर आ गया, AP का मान रख दो के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। दिशा बस इसमें किधर है, P से A की। तो समीकरण 1 और 2 को देखो आप, इन दोनों के अंक मान बराबर हैं, केवल दिशा ही तो अलग अलग है। इसमें दिशा P से B से P की ओर है, इसमें P से A की ओर है। तो हम ये कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से मॉड E1 बराबर मॉड E2, दोनों के अंक मान क्या है, बराबर। अब देखिए जब E1 E2 बराबर है तो E1 यहां भी साइन थीटा, यहां भी साइन थीटा है, तो दोनों साइन थीटा लगाए तो ये मान और ये मान दोनों बराबर हो गए। तो ये परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त, और ये दोनों घटक क्या हो जाएंगे, एक दिशा में है दोनों, इस कारण से ये जुड़ जाएंगे। बिंदु P पर E1 व E2 को घटकों में वियोजित करने पर E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं व E1 cos थीटा व E2 cos थीटा परिमाण व दिशा में समान होने के कारण जुड़ जाते हैं। तो यहां बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos ऑफ थीटा। दोनों की दिशाएं किधर हैं, अगर देखा जाए तो इस तरफ है, तो देखो ये तो द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर करेगा बेसिकली। इस स्थिति में तो हम माइनस लगा सकते हैं आई कैप, अगर प्लस क्यू आवेश यहाँ होता माइनस क्यू यहाँ होता तो ये इस तरफ हो जाती। तो इसमें तो आप दोनों के लिए माइनस आई कैप लगा सकते हैं, तो हम लास्ट में यूज करेंगे इस चीज को। तो यहां से E बराबर, क्योंकि E1 E2 दोनों बराबर है, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ E1 cos ऑफ थीटा। तो E बराबर 2E1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब चित्र की ज्यामिति से इससे कॉस थीटा निकाल दो। कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण, ये आधार है और एक कर्ण है यहाँ पे, तो आधार एक, चित्र की ज्यामिति से कॉस थीटा हो गया, आधार तो ए है और कर्ण हो गया तुम्हारे पास रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ई विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या आ गई यहाँ पे, 2a के क्यू इंटू ए, कॉस थीटा का मान है ना ये, यहां से यहाँ पे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए बटा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कैसे लिखा जा सकता है, और हम इसको लिख सकते हैं यहां से E बराबर 2 को इसके साथ लिख दो, K इंटू 2a बटे ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल घात 3/2। कैसे, एक घात तो यह और आधी है,
तो 3/2 हो जाएगी। तो ये क्या मान है यहाँ पे, ई मान है पी के बराबर, पी होता है 2a³। तो ई आ गया तुम्हारे पास के पी बट्टे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल घात 3/2। और यदि यहाँ पे आर बहुत बड़ा हो ए से, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई कौन सा है, ये निरक्षीय, निरक्षीय स्थिति में आ गया के पी। देखो आर स्क्वायर है तो ये तो बहुत छोटा है, इसको छोड़ देंगे, 2 से 2 पड़े कितनी घात आएगी, 3, आर की घात 3। तो ई निरक्षीय आया। और ई अक्षीय क्या आया था अभी, ई अक्षीय का आंशिक मान की बात को तो वो आया था 2kp/r³। तो आप क्या कह सकते हो, ई अक्षीय बराबर क्या है, 1/2, सॉरी ई अक्षीय बराबर 2 गुना ई निरक्षीय। या ऐसे कह सकते हो, ई निरक्षीय अगर पूछा जा रहा है, ई अक्षीय दिया हो तो ई अक्षीय बटा 2। इस प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा निरक्षीय स्थिति में व्यंजक निकल के आ गया kp/r³। अगर यहाँ सदिश साइन लगाओगे तो इस समय इसकी दिशा इस तरफ है, तो ऋण एक्स की ओर है, तो -i के साथ में मात्रक न्यूटन पर कूलम। समझ में आया सबको, क्लियर। तो चलो लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर बलाघूर्ण। मान लीजिए कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई वैद्युत ध्रुव ये कोई वैद्युत ध्रुव, इसमें ये प्लस क्यू आवेश स्थित है, यहाँ ये माइनस क्यू आवेश स्थित है। ये वैद्युत ध्रुव मान लीजिए ये AB है, इनके मध्य की दूरी हो गई 2a। वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश स्थित होता है, मान लो इस वैद्युत क्षेत्र का मैग्नीट्यूड या परिमाण E है, तो अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको पता था, E बराबर होता है F/Q0। मतलब ये है कि अगर Q0 यहाँ आ जाता तो ये बल लगेगा F बराबर Q0 × E। मतलब कोई भी आवेश यदि वैद्युत क्षेत्र में पहुंच जाए तो उस पर एक बल कार्य करेगा, जिसको इसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार इस आवेश पर इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा इस दिशा में बल लगेगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश है तो इधर लगाएगा, वैद्युत क्षेत्र दिशा में लगाएगा, और माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की ठीक विपरीत दिशा में बल कार्य करता है। तो अगर इन दोनों आवेशों पर बल का परिमाण देखा जाए तो दोनों पर बल का परिमाण क्या होगा, F बराबर Q × E। ये परिमाण हुआ क्योंकि दोनों आवेशों का मान तो बराबर है, परिमाण तो बराबर है, समान है, प्रकृति तो ही विपरीत है। तो दोनों आवेशों पर बल एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में है, एक इधर है उतनी परिमाण का और एक इधर है। तो जो इस पर कुल परिणामी बल होगा, कुल जो परिणामी बल होगा वो क्या हो जाएगा, 0। फिर परंतु इन दोनों बलों की जो क्रिया रेखा, इस बल की क्रिया रेखा किधर है, देखो ये बल है, तो इस बल की क्रिया रेखा ये इसकी रेखा के अनुदिश, ऐसे इसकी क्रिया रेखा ये है, ये वाली ऐसे लग रहा है और ये यहाँ लग रहा है, मतलब दोनों की क्रिया रेखा तो अलग अलग है। अगर ये दोनों बल ऐसे लगे होते, एक मान लो इधर लगा हुआ है और एक लगा हुआ है इस तरफ, तो दोनों बलों पर जो बल का मान था वो भी 0 हो गया और इन पर कोई बलाघूर्ण भी कार्य नहीं करता। बलाघूर्ण कब लगता है कि जब दो बल जिनके परिमाण बराबर हो एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे हुए हो और उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हो, तो उन पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। कब कार्य करता है, जब दो समान परिमाण के बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे हुए हो और उनकी क्रिया रेखाएं अगर भिन्न भिन्न हो, तो उस ध्रुव पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसका मान होता है बलाघूर्ण बराबर होगा बल, किसी एक आवेश पर कार्यरत बल तथा बलों के मध्य की लंबवत दूरी, मध्य की लंबवत दूरी। अब इन दोनों आवेशों के मध्य की लंबवत दूरी कौन सी है,
ये आवेश रखा था थीटा कोण पर, ये दूरी 2a है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2a साइन ऑफ थीटा। मान ले सी बिंदु हो कोई समकोण, ये वाला मैं पाइथागोरस थ्योरम से लगा दो, या सॉरी पाइथागोरस थ्योरम से नहीं, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कीजिए, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो ये आ जाएगा कितना 2a साइन ऑफ थीटा। इन दोनों का मान रखो, यहाँ पे बलागुण को टॉ से लिखा जाता है, तो टॉ बराबर बल का मान क्या है QE, लंबा दूरी कितनी है 2a साइन ऑफ थीटा। इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, E को तो ऐसे ही रहने दो, और ये 2aq हो गया और ये साइन थीटा हो गया, क्लियर। 2aq को क्या लिख सकते हो आप जानते हो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, P बराबर होता है 2aq, ये P हो गया, तो टॉ बराबर हो गया PE साइन ऑफ थीटा। कोई बात थोड़ी ना है, P यहाँ आ रहा है मैंने गुणा में, तो आगे पीछे लिख सकते हो, क्रम निर्णय के नियम को यह फॉलो करता है, तो P साइन ऑफ थीटा यह सदिश राशि है, तो यहां से टॉ बराबर आप लिख सकते हो इसको P क्रॉस E सदिश रूप में बराबर। अब इसका तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है कूलम मीटर, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलम, कूलम से कूलम कट गया, तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या आ गया, ये मात्रक बन गया आपका न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का व्यंजक हमने ज्ञात किया, तो बराबर क्या निकल के आया, ये P sin थीटा सदिश रूप में लिख दिया। आप जानते हो A क्रॉस B बराबर क्या होता है AB साइन ऑफ थीटा, वेक्टर फॉर्म है ये, हमने सूत्र पढ़ा हुआ है, A क्रॉस B बराबर क्या होता है AB साइन ऑफ थीटा, सही है ना। तो ये सॉरी AB साइन ऑफ थीटा, AB साइन थीटा, इस तरीके से तो मैंने लिखा यहाँ पे टॉ बराबर हो गया PE साइन थीटा, तो P क्रॉस E। समझ में आया सबको। तो देखो हमसे कई क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, अगर कोई ये वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो इस पर कार्य करने वाला परिणामी बल तो शून्य है, क्योंकि एक बल की दिशा इधर है और एक बल की दिशा इधर है, लेकिन यहाँ एक बलाघूर्ण कार्य कर रहा है, पर क्यों, क्योंकि इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अगर ऐसा होता तो यहाँ बलाघूर्ण कार्य नहीं करता, इस स्थिति में कार्य नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि ये स्थिति क्या है कि दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग है, इसकी तो यहाँ पर है और इसकी क्रिया रेखा कहाँ पर है यहाँ पर। इस कारण से जब दो बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होती हैं तो वहां उस वस्तु पर कोई भी निकाय किसी तरीके का वहां एक बलाघूर्ण कार्य करने लग जाता है, जिसका मान होता है बलाघूर्ण का बल बराबर बल गुणा बलों के मध्य की लंब दूरी। क्लास 11 में सीखा था आपने कि बलाघूर्ण क्या होता है बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी। तो इस प्रकार से हमने व्यंजक ज्ञात किया। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं ये क्या होती हैं? यह वैद्युत बल रेखाएं उस पथ को प्रदर्शित करती हैं जिस पर कोई धनावेश मुक्त रूप से गति करता है। यानी अगर कोई धनावेश छोड़ा जाए तो वह जिस पथ के अनुदिश जाता है वह क्या कहलाता है? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या है? बेसिकली किसी धनावेश के पथ को निरूपित करती है, या वह वक्र है जिस पर धनावेश गति करता है। क्या होती है ये? कोई ऐसा वक्र जिस पर कोई धनावेश यदि गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो उस पथ के अनुदिश गतिशील करे तो वो ही पथ क्या कहलाता है? वैद्युत बल रेखाएं। मान लो कोई आवेश है और उसको यदि छोड़ा जाए और वो गति करने लग जाता है तो उसकी गति का जो पथ है वो पथ निरूपित करेगा क्या? वैद्युत बल रेखाएं। जैसे मान लो यहाँ कोई क्षेत्र, मान लो वैद्युत क्षेत्र ही है यहाँ, और हमने एक क्यू आवेश रख दिया है यहाँ पे और ये आवेश ऐसे चलता हुआ ऐसे जा रहा है, तो ये किसको निरूपित कर रहा है? वैद्युत बल रेखाओं को निरूपित कर रहा है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? उस पथ को निरूपित करती है जिस पर धनावेश मुक्त रूप से गति करता है। धनावेश के पथ को निरूपित करती है। बेसिकली धनावेश के गति के पथ को क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं।
इनके गुण की बात करें, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। एक तो ये वैद्युत जो बल रेखाएं हैं ये धनावेश से निकलती हैं, धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। धनावेश से निकलती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है, जिस कोण से निकलती हैं उसी कोण पर समाप्त होती हैं, बीच में टूटती नहीं है कहीं पे। क्यों नहीं टूटेगी? क्योंकि ये धनावेश से निकली है और कहां एंड होना है इसको? ऋणावेश पे जाकर के। माइनस ये मान लो धनावेश है और यहाँ कहीं ऋणावेश हो तो ये यहां से निकल करके इधर चली जाएगी। इस प्रकार टूटी नहीं कहीं पे, ये इसकी दिशा होगी। अगर ये अकेला होता, मान लो धनावेश है, तो इस प्रकार से यूं ये इसकी दिशाएं होंगी। ठीक है, तो ये धनावेश से निकलती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है, बीच में टूटती नहीं है, जिस कोण से निकलती है उसी कोण पर समाप्त होती है। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों? कि अगर ये दो बल रेखाएं एक दूसरे को जगह पे काट जाएंगी तो क्या होगा? वहां एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु, मान लो यहां कोई दूसरी बल रेखा ले ली जाए, मान लो ये यहां एक बिंदु है, तो यहां से निकली कोई बल रेखा ऐसे निकल के जाए, इसका अर्थ क्या है कि ये बिंदु तो एक ही है और यहां दो वैद्युत बल रेखाओं की दिशाएं हो गई, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई। एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं कितनी हो गई? दो, जो कि कभी संभव नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं क्यों नहीं टूटती हैं, अचानक टूटती क्यों नहीं? क्योंकि ये धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये बंद लूप का निर्माण नहीं करती है, दिखाई दे रहा है आपको, ये कभी बंद लूप का निर्माण नहीं करती है, तो धनावेश से निकल सकती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो सकती है। तीसरा, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, मतलब ये अगर क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि अगर ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर, ये जो बिंदु है वहां पर वैद्युत बल रेखाओं की या वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, यानी कटान बिंदु पर यह वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को निरूपित करेगा, जो कि कभी संभव नहीं है। ठीक है, आज इतना ही। तो एंजॉय द लेक्चर, ऑल द बेस्ट।